आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके सवालों को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाले दो सवाल हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब आज हम उससे अगला तीसरा सवाल देखेंगे। इस सवाल में जो संख्याएं हमारे सामने हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 8 में ये संख्याएं आपको मिलेगी। तो संख्या है 6, 72 और 120 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 6 में भाग लग सकता है सबसे पहले 2 से, 2 तिया 6 और फिर लगेगा 3 से, 3 एकम 3। उसके बाद हम 72 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 72 में भी भाग लग सकता है 2 से, तो 2 तिया 6 लेकिन है यहाँ पे 7 यानी 1 बचेगा, वो 1 और ये 2 मिला के 12 बन गया, तो 2 छंग 12। अब फिर से 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2 लेकिन यहाँ 3 है मतलब 1 बचेगा, वो 1 और ये 6 मिला के बन गया 16, तो 2 अठी 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 नमकी 18। उसके बाद अब 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो ये 72 के अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब हम बनाएंगे 120 के। तो 120 में भी 2 से भाग लग सकता है सबसे पहले, तो 2 छंग 12 और 0 ऐसे ही। फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6 0 ऐसे ही। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2 लेकिन यहाँ 3 है यानी 1 बच जाएगा, वो 1 और 0 मिला के 10 बना, तो 2 पंजे 10। फिर 3 से भाग लगेगा, 3 पंजे 15 और अब लगेगा 5 से भाग, 5 एकम 5। तो इस तरह से हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पे लिख देंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या संख्या आई थी? 2 और 3, तो हमने लिख दिया 2 गुणित 3। इसी प्रकार अब 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आया है 3 बार, तो ये 2 लिख दिया हमने 3 बार, और फिर 3 आया था 2 बार, तो 3 को लिख दिया ये 2 बार। अब यदि संख्याएं 1 से अधिक बार होती है तो उन्हें हम घातों के रूप में लिखते हैं। यानी 2 यहाँ पे 3 बार है तो हम 2 के ऊपर 3 घात लगाएंगे, और गुणे में 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 घात लगा देंगे। तो इस तरह से हमने 72 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या संख्याएं आई थी? 2 आया था 3 बार, तो ये हमने 2 3 बार लिख लिया। उसके बाद था 3 और 5। अब यदि संख्या 1 से अधिक बार है तो उसे घातों के रूप में लिखें, यानी 2 के ऊपर कितनी घात लगा दें हम? 3 घात, क्योंकि यहाँ पे 2 3 बार है, और फिर गुणे में 3 गुणित 5। तो इस तरह से ये 120 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? जो अंक सभी में होगा उसे लेना है, लेकिन उसकी छोटी घात। तो जैसे अगर हम देखें तो कौन सा अंक सभी में है? ये 2 हमें सभी में नजर आ रहा है, तो हम 2 लेंगे और उस 2 की छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पे 2 पे कोई घात नहीं है यानी 1, यहाँ पे 3 घात है और यहाँ भी 3 घात है, मतलब हम लेंगे कौन सा? 1 घात वाला। 1 घात वाला यानी सिर्फ 2 को। और भी कोई अंक है जो सभी में आ रहा हो, तो जैसे यहाँ पे ये 3 भी सभी में आ रहा है तो हम 3 को भी लिख देंगे यहाँ। इस 3 की भी वही करना है, सबसे छोटी घात को लेना है।
तो यहाँ पे 3 पे 1 घात है, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी हम 1 घात वाला लेंगे। तो 1 घात वाला यानी 3 को हमने लिख दिया। तो अब यदि हम गुणा करें तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो ये तो आया HCF। अब इसी 6, 72 और 120 का LCM निकालेंगे हम। तो अब LCM में हम क्या करते हैं, जो अंक दोनों में आया है, नहीं दोनों नहीं, यहाँ पे 3 अंक है, तीनों में जो अंक आया हो उसे तो हमें लेना ही है, साथ में जो अंक तीनों में नहीं होगा उसे भी हम लिखेंगे। पर ध्यान ये रखना है कि जो अंक सभी में आया है उसकी हमें बड़ी घात को लेना है। तो जैसे हम 2 सभी में आया है तो 2 की कौन सी घात को लेंगे, बड़ी घात। बड़ी घात यानी सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो 2 की घात हम 3 लेंगे। और 3 भी सभी में आया था तो 3 की भी हम सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 3 की बड़ी घात कितनी है, 3 की घात 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 की घात 2। और अब बचा ये 5, ये 5 भले ही सभी में नहीं आया है लेकिन हम LCM में उसे भी लिखते हैं, तो हमने लिख दिया ये 5। अब 2 की घात 3 यानी 2 को यदि 3 बार लिखें तो कितना आता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और 3 को यदि 2 बार लिखें तो 3 तिया 9 और गुणे में है हमारे पास 5। अब 8 का 9 में गुणा कर दो और फिर उसका 5 में, तो आएगा 360। तो इस प्रकार से हमारे पास LCM आया 360। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की संख्या है 26 और 91। तो अब ये जो संख्या है 26 और 91, ये आपकी NCERT बुक का प्रश्नावली 1.2 का दूसरे प्रश्न का पहला सवाल है। तो 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम इस 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड के लिए हम किससे भाग दे सकते हैं, 2 से, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब लगेगा सीधा 13 से ही भाग, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 के यदि अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इसमें भाग लगेगा पहले 7 से, 7 एकम 7, लेकिन यहाँ 9 है मतलब 2 बचेगा, 2 और 1 मिला के बन गया 21, तो 7 तिया 21। अब इसमें 13 में हम 13 से ही भाग लगा सकते हैं, तो 13 एकम 13। इस प्रकार से हमने दोनों के अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब हम इन्हें यहाँ पे लिख देते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया था, एक बार 2 आया था और एक बार 13 आया था, तो 2 गुणित 13 हमने लिख लिया। इसी प्रकार 91 के जो अभाज्य गुणनखंड थे उसमें एक बार 7 आया था और एक बार 13 आया था, तो उन्हें भी हमने लिख दिया। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं थी जो एक से अधिक बार आई हो, इसलिए हमने घातों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम निकालते हैं इनका HCF और LCM। तो 26 और 91 का HCF यानी जो अंक दोनों में आता है उसकी छोटी घात। तो दोनों में तो 13 आया है, इस 13 पे छोटी घात यदि हम देखें तो इस 13 पे भी कोई घात नहीं है यानी 1 घात होगी, और इस 13 पे भी कोई घात नहीं है यानी 1 घात होगी। तो HCF आया हमारे पास 13। इसी प्रकार अब हम LCM यदि देखें तो 26 और 91 का LCM के लिए हमें जो अंक दोनों में आया है उसे तो लेना ही है, साथ में जो अंक दोनों में नहीं आया होगा उन्हें भी हम लेंगे। तो सबसे पहले तो हम 2 भले ही सभी में नहीं आया है लेकिन उसे ले लेंगे, 7 भी भले ही सभी में नहीं आया है उसे भी लेंगे, और अब 13 दोनों में आया है तो उसे तो लेना ही है हमें। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो अंक सभी में आया है उसकी कौन सी घात ली जाती है, बड़ी घात। तो यहाँ पे तो बड़ी घात भी कितनी है, 1 ही है, 13 के ऊपर 1 से बड़ी घात है ही नहीं, तो 13 हमने लिख लिया। अब यदि हम गुणा करें 2 का 7 में और फिर जो संख्या है उसका 13 में,
तो हमारे पास आंसर आएगा 182। तो इस प्रकार से HCF आया 13 और LCM आया 182। अब अगले वीडियो में हम अगले सवाल को देखेंगे।